चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे बेटे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जो चीजें अभी हमने पढ़ी है बेटे वही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लॉज हैं। जो पढ़ा वही है। जैसे इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होती है एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा इंटेंसिटी का इफेक्ट वाला, तो आप कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल स्टार्ट फॉर एनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, एंड एज वी इंक्रीज इंटेंसिटी फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। मींस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में पहला लॉ इंटेंसिटी के बारे में। अंडरस्टूड और नॉट? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी विद एनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी फॉल्स ऑन इट। क्लियर हुआ बेटे? विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी photoelectric current will increase, mean what we want to say, we want to say the saturation value of photoelectric current is directly proportional to intensity। ये हमारे पास पहला पार्ट है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं अब हम। पॉइंट नंबर 2 इसका क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 इसका कहता है बेटे कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एवरी फोटोन की फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ जाएगी। हर एक फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने से क्या होगा बेटे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा बेटे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बेटे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा। बोलो बच्चे, बात समझ आई क्या नहीं है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। हमने 2 पॉइंट्स के ऊपर बात की, जिसके अंदर एक इंटेंसिटी से रिलेटेड है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात और क्या बोलेंगे बेटे कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। कम से कम एक वैल्यू है हर एक मेटल सरफेस के लिए, वो चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तीसरा पॉइंट हम किससे जुड़ा हुआ हम लिखेंगे बेटे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बताएंगे, हम कहेंगे कि लाइट ऑफ एनी इंटेंसिटी विल एमिट द इलेक्ट्रॉन, बट ए मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू वर्क फंक्शन। Which corresponds to work function का क्या मतलब है बेटे कि h न्यू नॉट जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है ना, मैंने न्यू की जगह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट लिखा, तो जब मैं न्यू की जगह न्यू नॉट लिखूंगा तो ये जो एनर्जी बढ़ेगी ये वर्क फंक्शन के एग्जैक्टली बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड corresponds to work function and this frequency is called a threshold frequency. If frequency is below this value, then there will be no photoelectric emission. If frequency will be below this value, no photoelectric emission takes place. Clear हो गया? तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। अगर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और क्या बढ़ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और इसमें अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो अब से पहले हमने पढ़ा नहीं, वो आपको मैं पॉइंट भी बता रहा हूँ, फिर इसका ग्राफ भी स्टडी करेंगे। इसका ग्राफ क्या है? सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ना बेटे, वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। व्हाट वी मीन बाय? हमारा मीनिंग यहाँ इस बात से है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए टाइम गैप नहीं आता कोई। जैसे ही लाइट गिरी सरफेस पर, मेटल सरफेस पर, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। देयर विल बी नो टाइम लैगिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट गिरी थोड़ी देर बाद में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही लाइट गिरी वैसे ही करंट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर?
तो इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूं बेटे, जो टाइम है 10⁻⁹ सेकंड में फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। मुस्कान समझ आ रही है बात? 10⁻⁹ सेकंड कहने का मतलब 1 नैनो सेकंड में फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच जाता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहूं, इधर हम ले लेते हैं टाइम सेकंड्स में और इधर हम ले लेते हैं मान लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा होगा, थोड़ा और बढ़िया बनाया जा सकता है शायद। अब समझिए ये ग्राफ क्या कह रहा है। ये जो टाइम है ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ सेकंड को शो कर रहा है, यानी 10⁻⁹ सेकंड यानी 0.000000001 सेकंड में तो वो मैक्सिमम ही हो गया। तो शुरू कब हुआ था? तब तक तो वो हाईएस्ट वैल्यू पर पहुंच गया। तो शुरू कब हुआ था? 0 पर, यानी जैसे ही लाइट गिरी वैसे ही शुरू हो गया और फिर ये बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते 10⁻⁹ सेकंड में अपनी सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच गया। बताओ कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये थे बेटे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये क्या थे? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अगर किसी बच्चे को इनसे जुड़ा हुआ कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बताइए कुछ पूछना है बेटे? चलिए अब बात करते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी या क्लासिकल वेव थ्योरी भी कह सकते हैं। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किस मामले में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मामले में। टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? क्या कहती है बेटे क्लासिकल वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई? अब सारी बात ध्यान से सुनिए। हमने जो पढ़ा पहले तो मैं उसकी दो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं और आप साथ के साथ बोलेंगे तो मुझे बढ़िया लगेगा। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो क्या बढ़ता है बेटे? नंबर ऑफ फोटोन। सबका साउंड एक जैसा और क्लियर आना चाहिए। क्या बढ़ेगा बेटे? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से क्या बढ़ेगा बेटे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या बढ़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मुझे एक बात बताएं, क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की? तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इट विल नॉट चेंज। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क पड़ेगा? नो चेंज। ये एक बात थी। दूसरी बात, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगा बेटे? फोटोन की फ्रीक्वेंसी, फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। ये बढ़ाने से क्या वर्क फंक्शन पे कोई चेंज आएगा? क्योंकि वर्क फंक्शन तो एक फिक्स क्वांटिटी है मेटल के लिए, इसमें कोई चेंज, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो किस में चेंज आएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो कौन बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मुझे अब एक बात बताएं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ जी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हम सैचुरेशन करंट की बात कर रहे हैं, सैचुरेशन वैल्यू की बात कर रहे हैं। बोलो यार, तो कोई समस्या है? कोई दिक्कत नहीं? यू पीपल श्योर? अब देखो वेव थ्योरी क्या कहती थी। हम किसकी बात करेंगे? वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती थी? वेव थ्योरी ये कहती थी भाई कि जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी? और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ना चाहिए? लेकिन हाल्स और लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें तो ऐसा हुआ ही नहीं। भाई हम ये नहीं कह रहे कि क्लासिकल वेव थ्योरी गलत थी, हो सकता है वेव थ्योरी ठीक होती तो हम क्लास में वो पढ़ रहे होते, लेकिन हमें कैसे पता चला कि वो ठीक नहीं है? हाल्स और लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे पता चला। एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्लासिकल वेव थ्योरी क्या कहती है कि भैया जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना तब करंट बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कौन बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। ऐसा तो होता नहीं। ऐसा तो हाल्स और लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें कुछ मिला नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वेव थ्योरी जो कह रही है वो एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैच नहीं खा रहा है। और एक्सपेरिमेंट तो एक्चुअल वैल्यू तो वही बताते हैं ना, कोई चीज का एक्चुअल रिजल्ट तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। ठीक है,
और क्या समस्या थी? और ये समस्या थी कि जब ये दोनों बातें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी मिली नहीं, तो फिर क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो भी वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। कोई फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो भी वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। ये कौन कहता है? क्लासिकल थ्योरी कहती है। फिर कहा भी कैसे निकाल देगी? तो क्लासिकल थ्योरी का आंसर ये है कि जब कोई फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशोल्ड से कम है वो गिरेगी तो जहां से इलेक्ट्रॉन वो निकलना है तो वो क्या करेगा? अपने नाइबरहुड से एनर्जी ले लेगा। नाइबरहुड से एनर्जी ले लेगा। भाई एनर्जी उस अकेले इलेक्ट्रॉन को तो मिली नहीं, पूरी मेटल सरफेस को मिली है, तो वो क्या करेगा? एनर्जी को कलेक्ट कर लेगा अपने नाइबरहुड से, पड़ोसियों से थोड़ी थोड़ी एनर्जी ले लेगा और फिर जब इकट्ठी हो जाएगी तो निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए तो टाइम चाहिए ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि टाइम तो लग ही नहीं रहा। एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट 1 नैनो सेकंड में तो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जा रहा है, तो फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्लासिकल थ्योरी ने जो भी बातें कही वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंटली गलत प्रूव हुई और ये सारी बातें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का जस्ट उल्टा है। तो जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा उसके साथ हाल्स और लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस जो थी वो मैच खाती हैं और यही सही प्रूफ है। एनी डाउट एनीबॉडी? तो ये था बेटे कि क्लासिकल वेव थ्योरी क्यों फेल हुई। क्लासिकल वेव थ्योरी क्यों फेल हुई। अगली बात अब हम करने जा रहे हैं आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टीन ने क्या इक्वेशन दी, उनकी क्या थ्योरी है, सुनिए। जो हमने अभी अभी बताया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगी? फोटोन की एनर्जी। और फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी लेकिन वर्क फंक्शन उतना ही है, तो बची हुई एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या काम आएगी? काइनेटिक एनर्जी के। क्या काम आएगी? काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो फिर ये बात किसने बताई थी? ये बात आइंस्टीन ने बताई। ये बात किसने बताई? आइंस्टीन ने। तो हम क्या कहेंगे? आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ Einstein's explanation of photoelectric effect, या हम आइंस्टीन्स इक्वेशंस भी कह सकते हैं। आइंस्टीन्स इक्वेशन। कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाँ जी। अब आइंस्टीन ने क्या कहा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जितना काम आ गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करने के लिए वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो बचेगा वो किस काम आएगा? वो किस काम आएगा? काइनेटिक एनर्जी। किस काम आएगा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी which was the energy of photon beyond work function is used as the kinetic energy of emitted electron. Kinetic energy of emitted electron. जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वर्क फंक्शन के बाद बची हुई एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को भी आइंस्टीन इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कई अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। भाई मेनली तो यही आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम कई अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं और उसी पर बेस इस चैप्टर में कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब हम उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की या कोई बीच की वैल्यू है? मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है। जितना टोटल मिला एनर्जी माइनस उसमें से वर्क फंक्शन जितना यूज होना तो हो गया, बाकी जो बचा वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में ही बदल गया ना, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम इसे कहेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और इसे क्या लिख सकते हैं हम? हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो इक्वेशन है बेटे वो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के काम आ सकती है। किसके काम आ सकती है? मैक्सिमम वेलोसिटी। इस चैप्टर से अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो वो इस पर भी बन सकता है, इस पर भी बन सकता है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, 1 नंबर में आ सकता है। ये थोड़ा ठीक है, 2 नंबर तक आ सकता है। इसमें क्या पूछा जाएगा? मान लो आपको ये बता दें कि इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल पर गिराई, मेटल का कुछ नाम भी बता दिया, मान लो सीजीएम बता दिया, वर्क फंक्शन हमें पता ही है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं पता होगा तो उसमें बताया गया भी हो सकता है। तो बताइए कि कितनी मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा?
ये क्वेश्चन आ गया। तो आपको वर्क फंक्शन बता रखा है, एच न्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक बात ध्यान देनी है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होने चाहिए, दोनों के दोनों किस में होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको फ्रीक्वेंसी की कुछ भी वैल्यू दे दी हर्ट्ज में, किस में वैल्यू दे दी, जब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और h के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, जूल में। किस में आएगा भाई, ये इसका ऐसा यूनिट है जूल सेकंड, इसको हर्ट्ज के साथ गुणा करोगे तो ये आंसर एनर्जी किस में बनेगी, जूल में। ये बन गया जूल में, ये दे दिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप भले माइनस करते रहो, आंसर तो गलत ही आना है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। तो ये खास ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब आप इस इक्वेशन को यूज करें तो दोनों की जो यूनिट है सेम होनी चाहिए, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हम यूज करेंगे, जूल में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करें, पिछली क्लास में बताया था, आप 1.5 घंटा फिजिक्स तो रोज पढ़ते ही हैं, अभी जैसे आप बच्चों ने बताया तो बताइए शाबाश, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है। व्हाई यू पीपल आर सो साइलेंट, अरे बोलो। What is the relation between electron volt and joule? One electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. बताया था ना पिछली क्लास में। तो अगर 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ोगे ना बेटे तो इतनी छोटी छोटी बातें भूलोगे नहीं, तो इसलिए वही बताया करो जो तुम घर जाए करते हो। 1.5 घंटा फिजिक्स पढ़ते हो क्या रोज, के मोबाइल देखते हो 1.5 घंटा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो कैसे करेंगे बेटे, एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19 कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जितना जूल हो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, जितना भी जूल हो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चे बात समझ आई कि नहीं आई, कोई डाउट है किसी बच्चे को, ठीक है जी। तो याद रखना है। इसके बाद में और क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हम और लिख सकते हैं बेटे, ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसे हम EV नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, EV नोट। आप बच्चों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वर्क बराबर होता है बेटे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वर्क बराबर क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, और वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगी बेटे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, किसी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, दोनों चीजों को गुणा कर दो, क्या आ जाएगा बेटे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बराबर h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता कर सकते हो आप, अगर न्यूमेरिकल स्टॉपिंग पोटेंशियल में पूछ ले तो ये इक्वेशन यूज करनी है। ये सारी की सारी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है बेटे, ये मेन इक्वेशन है, बाद में इसे कन्वर्ट करते रहो, जो मर्जी बनाते रहो, वैल्यूज पुट करते रहो, नई नई इक्वेशन बढ़ती रहेंगी, हाँ या ना बोलो। तो ये भी आपके पास आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। यहाँ से अगर आपको V नोट पता करना हो, क्या पता करना हो, V नोट, बोर्ड पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो इस E को इधर ले जाऊं, h डिवाइडेड बाय E मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय E। बोलो यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना, यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, यस। प्लस ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, हाँ जी वेरिएबल है। मैं इसे एक बार कोई वेरिएबल x मान लूं, कोई दिक्कत, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो मैं इसे एक बार m लिख दूं, कोई और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर, हाँ या ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ता है ना। तो ये किसकी इक्वेशन बनी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी। किसकी इक्वेशन बनी बेटे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैंने आपको ये बात क्यों बताई, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज करके आप प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये कई बार आ जाता है, हाउ टू फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट बाय यूजिंग आइंस्टीन्स इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन का यूज करके कैसे प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल, किसी मेटल के लिए वर्क फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटे, ग्राफ दिया होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, ग्राफ दिया होना चाहिए। अगर इसके ग्राफ की हम बात करें, देखो बेटे
y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये प्लस सी है कि माइनस सी है? माइनस सी है। हाँ या ना बोलो? यहाँ पर नेगेटिव इंटरसेप्ट है। हाँ जी। नंबर एक बात तो ये है कि ये स्ट्रेट लाइन है। नंबर दो बात ये है कि ये जीरो से शुरू नहीं होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से शुरू होगा। हाँ या ना बोलो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से शुरू करेंगे और जैसे जैसे इधर हम x ले लेते हैं, इधर y ले लेते हैं, तो x का मतलब इधर हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, इधर क्या ले लेंगे बेटे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ बताया था कि नहीं बताया था आपको थोड़ी देर पहले? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में यही तो ग्राफ था। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी बेटे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। जब आप इस ग्राफ को इधर नीचे लेकर जाएंगे तो ये क्या आ गया भाई? व्हाट इज दिस? नेगेटिव इंटरसेप्ट। इस नेगेटिव इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है? माइनस का पाई नॉट डिवाइडेड बाय माइनस का पाई नॉट डिवाइडेड बाय। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? और ये क्या शो कर रहा है? स्लोप। क्या शो कर रहा है? स्लोप। हमारे केस में स्लोप कौन है बेटे? h बाई। स्लोप कौन है? h बाई। तो अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए क्वेश्चन में, क्या दे दिया जाए? ग्राफ दे दिया जाए और स्लोप पूछ लिया जाए तो स्लोप क्या होगी? सपोज करते हैं अपन इसको कुछ बोल देते हैं, इसे a बोल देते हैं, इसे b बोल देते हैं, इसे c बोल देते हैं। हाँ जी। तो m कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी bc डिवाइडेड बाय ac। इसको किसके बराबर रख दें? h बाई e के। तो h क्या आ जाएगा बेटे? e मल्टीप्लाइड बाय bc बाय ac। तो अगर ग्राफ दे देंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बच्चों बताओ, प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो ये वैल्यू भी दी हुई होगी, दी हुई होगी कि नहीं होगी? अगर ये वैल्यू दी गई होगी, कहने का मतलब ये कि फाई नॉट बाई ई अगर आपको कुछ भी दे दें तो क्या फाई नॉट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अगर हमें ग्राफ दिया हुआ हो तो आप वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को भी क्या बोलते हैं? आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी इक्वेशन की वापस से बात करते हैं। हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस, क्या मैं इसे एच न्यू नॉट में लिख सकता हूँ? अरे बच्चों जवाब तो दो। दोपहर होगी तो आलस आ गया क्या सब में? खाना ज्यादा खा लिया? कोई बात नहीं, वर्क फंक्शन की जगह एच न्यू नॉट लिख दें। बोलो कोई दिक्कत? मनीषा समझ आ रहा है? कोमल समझ आ रहा है? शीतल समझ आ रहा है? ठीक है। वर्क फंक्शन की जगह हमने क्या लिख दिया बेटे? एच न्यू नॉट। एच दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, लेओगे कॉमन तो न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं इसे? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू की जगह मैं सी बाई लैम्डा लिख दूं, कोई दिक्कत? तो माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। हाँ या ना बोलो? यहाँ पर लैम्डा क्या चीज है बेटे? वेवलेंथ ऑफ, पूरा बोला करो, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अब लाइट तो बहुत सारी होती है, जो लाइट यूज करी जा रही है उसकी वेवलेंथ, जो लाइट गिराई जा रही है मेटल के साथ टकराई जा रही है उसका वेवलेंथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लैम्डा नॉट बताओ क्या है? लैम्डा तो बता दिया तुमने, लैम्डा नॉट बताओ क्या है? हाँ, न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये मिनिमम वैल्यू होती है कि मैक्सिमम? अरे न्यू नॉट मिनिमम है कि मैक्सिमम? इतना कम से कम चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा? कम से कम। और ये ज्यादा से ज्यादा, एक दूसरे का उल्टा होते हैं ना? हाँ या ना बोलो? ज्यादा से ज्यादा इतनी वेवलेंथ की लाइट होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर इससे ज्यादा हुई तो नहीं निकलेगा। जो फ्रीक्वेंसी उल्टा है, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे ज्यादा होगी तो भी निकलेगा, लेकिन अगर इससे कम हुई तो। और ये ज्यादा से ज्यादा इतनी वेवलेंथ होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा हो गई वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? तो थ्रेशोल्ड तो होता है बेटे मिनिमम वैल्यू, और ये वेवलेंथ के केस में होता है मैक्सिमम वैल्यू। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम वैल्यू होती है। बोलो कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दें और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ लें तो क्या कर सकते हो? हैं? यस या नो, दो ही पॉसिबल आंसर है इसके। अगर आपको न्यू नोट दे दे और लैम्डा नोट पूछ ले, कर सकते हो? कैसे? बाय यूजिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
मैं सोच रहा देखता हूँ कि तुम कुछ भी बोल सकते हो क्या। बाय यूजिंग C इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट। C बराबर न्यू लैम्डा होता है कि नहीं होता बेटे? चंद्रमुखी C बराबर न्यू लैम्डा होता है कि नहीं होता? तो अगर हम थ्रेशोल्ड की बात करेंगे तो न्यू नॉट लैम्डा नॉट भी C होगा, हाँ या ना? कोई डाउट है किसी बच्चे को? निशा कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दिया जाए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लोगी कैसे? C इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट। यहाँ पर न्यू नॉट क्या चीज है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट क्या चीज है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं इस क्लास में, तो भाई सब कुछ ही पता है तुम लोगों को तो, हैं? ये हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ना बढ़े, बस आज इतना ही बढ़ेंगे। आज काफी बढ़ लिए है ना? क्या काफी पढ़ लिए? हाँ, एजुकेशनल वर्क हुआ कि नहीं हुआ? कैसे पता चला कि हुआ? कैसे पता चला कि हुआ? एजुकेशनल वर्क कब होता है? When there is net displacement in your knowledge। हुआ नॉलेज में डिस्प्लेसमेंट? घर जाके और पढ़ना और हो जाएगा। घर जाके एक बार इसकी रफ रीडिंग लेना, फिर इसको लिख कर देखना, फिर नोट्स बना लेना, फिर जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आज की क्लास में इतना ही।